पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। कोई अपने बेटे के लिए तो कोई अपने भाई के लिए रो रहा था। पर दो मासूम बच्चे अपने पिता के लिए बिलख रहे थे। एक पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी। पर इन सब के बीच माया पत्थर के जैसी बैठी थी। इस घर का इकलौता बेटा आज सभी को छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चला गया था। ईश्वर के पास पहुंचा या नहीं यह तो उसके कर्म ही जाने, पर अपने परिवार को तड़पता छोड़कर वह जा चुका था। माया के आंख में तो एक भी आंसू नहीं था, और होता भी कैसे। 20 वर्ष हो गए बहाते बहाते, अब तो उसकी आंखें भी सूख गई, तो आंसू कहाँ से आएंगे। माया और मैं एक ही गांव में थी। मैं माया से 2 वर्ष पहले इस गांव में बहू बनकर आई थी। मेरा सुख और आराम देखकर माया के पिता ने भी माया का रिश्ता इसी गांव में करने की इच्छा जाहिर की थी। माया के पिताजी को मेरे ही पड़ोस के अनिल चाचा जी का इकलौता बेटा राज पसंद आया। मुझे इस गांव में ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो मैं राज के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। हाँ, पर उसकी माँ और बहन से मेरी अच्छी जान पहचान थी। माया अपने घर परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बहुत ही समझदार और हर काम में निपुण। अगर कोई कमी थी तो यही कि वह रंग की सांवली थी। अनिल चाचा जी को भी राज के लिए माया पसंद थी। माया के पिता ने बहुत ही धूमधाम से माया और आज का विवाह किया था। मैं भी माया की शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव आई हुई थी। माया भी और लड़कियों की तरह अनेक सपने लिए राज के साथ 7 फेरे लेकर अपने ससुराल आ गई थी। गृह प्रवेश तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। राज भी खुश नज़र आ रहा था, या यूं कहें कि खुश होने का दिखावा कर रहा था। पर जैसे ही आस पड़ोस के लोग और मेहमान विदा हुए, राज ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया था। राज ने अपने मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि आपके कहने पर मैंने माया से शादी कर ली है, पर मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मान सकता। यह आपकी बहू बनकर इस घर में रहे, पर मेरे से कोई उम्मीद ना रखे। चाचा चाची बहुत गुस्सा हुए, पर राज ने अपना फैसला नहीं बदला। माया तो इस सब के बीच में भूत बनकर बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। वह तो अपनी तकदीर में अपनी गलती ढूंढ रही थी। राज को बहुत मनाया गया, पर उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। राज की बड़ी बहन ने कारण जानना चाहा तो वह केवल इतना ही बोला कि मैंने केवल पापा की बात रखने के लिए माया से शादी की है, वरना मुझे तो यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। माया की आंखों के आगे तो अंधेरा ही छा गया। ऊपर से माया के सास ससुर उसके पास आकर हाथ जोड़कर इस बात को किसी से ना कहने का निवेदन करने लगे। माया ने भी वचन दे दिया कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगी। माया पग फेरे की रस्म करके अपने घर वापस आ गई, पर किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही अपने मायके में और ना ही मुझे। माया और राज एक ही घर में अजनबियों की तरह रहने लगे थे। माया अपनी किस्मत पर रोती रहती थी और राज उसको देखा भी नहीं था। जब माया और राज की शादी को 7 वर्ष हो गए, तब माया के बच्चे ना होने के कारण बताकर राज अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर ले आया, वह भी कोर्ट मैरिज। मुझे बहुत बुरा लगा तो माया को कोसने लगी। उस दिन पहली बार माया का दर्द मेरे सामने झलका। मेरे गले लग कर बहुत रोई। 7 साल का जमा हुआ दर्द आज पिघल गया। मुझे माया पर बहुत गुस्सा आया कि तुमने यह सब क्यों बर्दाश्त किया और मुझे भी भनक तक नहीं लगने दी। उस दिन मैंने माया के सास ससुर से भी सवाल जवाब किया कि उन्होंने यह सब क्यों होने दिया। इतना भी पुत्र मोह किस मतलब का, जो एक मासूम महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। आप कैसे इंसान हो। आप लोगों ने एक भोली भाली महिला को इतनी तकलीफ़ देकर उस पर बांझ होने का झूठा कलंक भी लगा दिया, ताकि समाज और रिश्तेदार के बीच में आपकी यह झूठी शान बनी रहे। माया के लिए मेरा दुख और दर्द दोनों ही अपने चरम पर थे। मैंने भी चाचा को कह दिया कि आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जिस पुत्र मोह में आपने किसी की बेटी का जीवन बर्बाद किया है, वह पुत्र भी आपका नहीं रहेगा। माया ने मुझसे किसी को कुछ नहीं बताने का वचन ले लिया। मैं तो माया से वादा करके अपने घर आ गई, पर माया के आखिरी उम्मीद भी टूट गई। माया टूटकर बिखर गई थी। उस दिन माया रो रो कर जो पत्थर के जैसी बन गई थी, वह आज तक वैसे ही थी। माया को लेने उसके मायके वाले आए थे, पर उसने वहां जाने से इनकार कर दिया।
समय तो अपनी रफ्तार से चल रहा था। कुछ दिन बाद पता चला कि राज अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया और वहीं पर बस गया। कर्मों का फल देखिए कि चाची जी को लकवा आ गया। अब वो बोलने में भी असमर्थ थी, चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, पर अपना काम कर लेती थी। राज और उसकी पत्नी आए थे, परंतु 1-2 दिन रुक कर चले गए थे। माया अपनी ज़िंदगी को घसीट रही थी कि इसी बीच चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने एक पाँव हमेशा के लिए खो दिया था। अब वैशाखी ही उनका सहारा थी। इस बार राज और उसकी पत्नी 1 माह के लिए रुके थे, परंतु माया के लिए वो अजनबी ही रहे। राज और उसकी पत्नी वापस चले गए थे और चाचा व चाची और चाचा चाची जी रोते ही रह गए थे। अब तो उनको हर घटना के बाद अपने गुनाह की तारीख याद आती थी कि उस दिन उन्होंने राज को 2-4 चांटे क्यों नहीं मारे, क्यों उन्होंने राज का फैसला माना। समय के साथ राज और शीला के 2 बच्चे भी हो गए थे, पर राज ने कभी भी माया की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। माया चाहती तो राज के खिलाफ कानून का सहारा ले सकती थी, परंतु उसने अपने सास ससुर को जो वचन दिया था बस उससे ही जीवन पर्याप्त निभाती रही। मैंने भी उसे बहुत समझाया था, परंतु उसका एक ही जवाब था कि शायद यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो उसे भोगना ही पड़ेगा। आज सुबह ही पता चला कि राज अपनी गाड़ी से किसी काम से अकेला ही दिल्ली जा रहा था। हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी चल रही थी और अचानक चलती गाड़ी में ही आग लग गई थी, जिससे राज गाड़ी में ही जिंदा जल गया। उसे संभालने का भी अवसर नहीं मिला और ना ही कोई उसकी मदद कर पाया। वह बहुत चिल्ला रहा था कि कोई उसे बचा ले, परंतु आग इतनी भयानक थी कि लोगों को उसके पास जाने में भी डर लग रहा था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वह तड़प रहा था। वह जीना चाहता था, परंतु उसने भी किसी से जीने का अधिकार छीना था। उसको बहुत ही दर्दनाक मौत नसीब हुई थी। परिवार वाले उसको देख भी ना सके, उन्हें तो केवल राख मिली। यह कैसा अंत हुआ उसकी ज़िंदगी का, पर यह भी उसके अपने कर्म थे। उसने जीवन भर माया को उसकी खुशियों से दूर रखा और आज उसके ही कर्मों ने उसे अपने ही घर से दूर कर दिया। सब लोग पत्थर बने माया को देख रहे थे। मुझसे उनकी प्रश्न चिन्ह वाली निगाहें सहन नहीं हुई तो मैं माया को उसके कमरे में ले गई। अक्सर किसी की मौत पर जो क्रियाक्रम होते हैं वह सारे तो नहीं हुए, पर कुछ तो राज की मौत पर भी सवाल हुए। अचानक सब कुछ हो जाने के कारण ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आ पाए थे, पर 13वीं के दिन एक छोटी पूजा जरूर रखी गई थी। बाकी की रस्मों के लिए जब राज की पत्नी को ले जाया जा रहा था तो चाची जी ने माया को लाने का इशारा किया, पर आज मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने चाची जी से साफ कह दिया कि माया कोई रस्म नहीं करेगी। राज ने कौन सा पति होने का फ़र्ज निभाया था जो आज माया पत्नी का फ़र्ज निभाएगी। चाची जी और चाचा जी के पास कोई जवाब नहीं था, पर उनके आंसू उनके कर्मों का हिसाब लगा रहे थे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा सुनने और देखने के लिए।